चूंकि अब सब डिजिटल हो चुका है तो डिजिटल पिटारा है ये। हाथ में निर्मला सीतारमण के लाल रंग की ये जो आप छोटी सी अटैची टाइप कुछ देख रहे हैं, ये दरअसल टैब है, टैबलेट है ये, और डिजिटल बजट पेश किया जाएगा और रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम। देखिए 7वीं बार निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई के नाम ये रिकॉर्ड रहा है जब 6 बार उनकी ओर से बजट पेश किया गया था। 7 बार लगातार निर्मला सीतारमण बजट आज पेश करने जा रही हैं। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। टैक्स को लेकर सभी निगाह लगाए बैठे हैं कि क्या टैक्स में किसी तरह की कोई छूट दी जाएगी। सागर सिन्हा जी से पहले आपसे मैंने सवाल किया था, चूंकि सैलरीड क्लास, मीडियम क्लास को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पिछली बार टैक्स को लेकर कुछ घोषणाएं हुई थी, लेकिन इस बार अलग अलग मंत्रालयों से रायशुमारी की गई है, उसके बाद ये पूरा बजट तैयार किया गया है। टैक्स कलेक्शन की अगर बात करें, बाकी देशों को हम देखें तो इंडिया में टैक्स कलेक्शन बहुत कम है हमारी आबादी के हिसाब से। सरकार पर कितना बोझ पड़ता है जब सरकार टैक्स कम करेगी, और उम्मीद क्या करें आज टैक्स को लेकर कुछ होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो न्यू रिजीम है उसमें शायद ज़्यादा काम होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो हमारी लिमिट है 7 लाख तक की जिसमें कोई टैक्स नहीं है, उस लिमिट को बढ़ाया जाए, उस लिमिट को डबल भी एटलीस्ट कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, न्यू रिजीम में अगर ज़्यादा काम होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी फ़ायदा है और लोगों को भी फ़ायदा है। होता ये है कि पुराने रिजीम में अगर आप जाते हैं तो बहुत सारे डिडक्शंस वगैरह, उसमें होता क्या है, कई सारे लूप होल्स भी हैं, कई सारे फर्जी डिडक्शंस भी सामने आते हैं, फिर सरकार का काम बढ़ता है, उनको नोटिस भेजो, फिर बहुत सारे प्रोसेसेस में जाओ। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आते हैं तो फ़ायदा ये है कि उसमें डिडक्शंस वगैरह नहीं, उसमें चीज़ें फ्लैट है, उसमें बहुत सीधी सपाट चीज़ें हैं, तो सरकार का काम बहुत हल्का होगा। फिर सरकार जो खर्चा होता है, ओवरहेड होता है, पैसा खर्च होता है नोटिस भेजने में, क्रॉस चेक करने में, वो सब चीज़ें बचेंगी। और रही बात सैलरीड क्लास को और राहत मिलने की, तो मुझे लग रहा है इंसेंटिव स्कीम्स की जो बात थोड़ी देर पहले वैभव जी ने करी थी, वो उसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि सैलरीड क्लास के लिए न्यू इंसेंटिव स्कीम आए, जैसे न्यू हायरिंग पर कुछ इंसेंटिव स्कीम आए, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जिस तरीके से अभी आपने टैक्स पेयर्स के लिए बताया कि वो जो 7 लाख तक वाली लिमिट है वो आगे बढ़नी चाहिए और आपके हिसाब से तो वो दोगुनी हो जानी चाहिए, यानी कि 14 लाख तक हो जानी चाहिए, ये उम्मीद है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी हमने कर ली है। लेकिन मुकेश जी कहा तो संजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। ये मुद्दे होंगे जिसकी ओर इस बजट में लोगों की अपेक्षा है और वो अपना ध्यान देंगे। व्यापारी वर्ग जीएसटी से परेशान है, उसको आप क्या राहत देने जा रहे हैं? क्योंकि जीएसटी की मार 2 तरफा पड़ती है, एक तरफ व्यापारी को पड़ती है और दूसरी तरफ उपभोक्ता को पड़ती है। जितना आप टैक्स बढ़ाते हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिरकर जनता के ऊपर आता है और महंगाई बढ़ती है। तो इसलिए ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी ओर हम सबका ध्यान रहेगा। क्या आता है बजट में, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। जहां तक दिल्ली और पंजाब का सवाल है, दिल्ली का बजट तो मैं अभी से लीक कर सकता हूं। दिल्ली को पिछले 9 साल से 325 करोड़ से ज्यादा नहीं मिल रहा है। उसका सिर्फ एक कारण है कि दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुन लिया, दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री कैसे बन गए, आम आदमी पार्टी की सरकार कैसे बन गई, इसका बदला लिया जा रहा है दिल्ली के लोगों से। लाखों करोड़ का टैक्स दिल्ली की जनता देती है केंद्र सरकार को, और बदले में हमको पिछले 9 साल से 325 करोड़ रुपए मिल रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मिल रहा है। और आज के बजट को मैं अभी लीक कर सकता हूं, आप देखिएगा बजट आएगा 325 करोड़ से ज्यादा हमें मिलने वाला नहीं है। पंजाब की हालत यही है, 8000 करोड़ रुपए अलग अलग डेवलपमेंट के विकास की योजनाओं का इन्होंने रोक। संजय सिंह, हमने सुना दिल्ली को लेकर वो बात कर रहे थे, कह रहे थे देखना उतना ही बजट रहेगा जितना लास्ट टाइम रहा, और दिल्ली के लिए ये सौतेला व्यवहार होता है। हालांकि राजनीति से जोड़कर इसे देखना चाहिए और विपक्ष का काम भी है सवाल करना या फिर तंज करना, वही संजय सिंह अभी कर भी रहे थे। लेकिन मुकेश जी, एक पूरा साइकिल होता है, आम लोगों की जेब में पैसा होगा तब वो पैसा खर्च करेगा, अलग अलग टैक्स के रूप में वो सरकार की जेब में आएगा। आम लोगों की जेब में अगर पैसा आएगा इनकम के तौर पर तो टैक्स के तौर पर जाएगा। अब आम लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई आमदनी भी तो हमारी बढ़े, वक्त के साथ साथ महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस बजट से क्या ऐसी कोई उम्मीद की जाए कि महंगाई कम हो जाए? महंगाई का प्रश्न इस बजट में मुझे लगता है इररिलेवेंट है। बात यह है कि जनता को यह समझना पड़ेगा कि महंगाई को कोप अप करने के लिए हमें इनकम बढ़ानी पड़ेगी।
बात यह है, अगर आप सैलरी है तो आप अल्टरनेट इनकम पे बात करिए, कैसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, तो कैसे वो आप इनकम शेयर कैसे मार्केट में बढ़ेगी? करें। क्या टैक्स कम करके? टैक्स कम करना तो एक सॉल्यूशन है। टैक्स कम करने का सॉल्यूशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनका टीडीएस कटता है। जो लोग 70-80 हजार रुपए कमाते हैं महीने के, उनको आज की डेट में कोई टैक्स नहीं लग रहा है। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। और अगर आप रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करते हो और गोल्ड ड्रीम में चले जाए तब भी 7, 7.5, 8 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो बात यह है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट योजना चलानी पड़ेगी। अपनी स्किल बढ़ा के आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। महंगाई से जूझने का यही तरीका है, क्योंकि महंगाई 1947 से आज तक कभी भी नहीं घटी। और हर सरकार पिछली सरकार को बताती है कि आप महंगाई बढ़ाए थे, हमने घटाई है, लेकिन सच्चाई है महंगाई बढ़ती चली जा रही है। है कि हमारा देश विकसित भारत बने और श्रृंखलाबद्ध तरीके से जिस तरह से इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने के लिए बजट डिक्लेयर किया जाता है, उसी के कंटिन्यूएशन में इस बार भी बजट की घोषणा होगी। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कह रहे हैं कि उम्मीदें बहुत सी हैं और इस बजट में बहुत कुछ होगा, हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। मनीष जी अलग तरीके से इन बातों को रख रहे थे, लेकिन मुकेश गुप्ता जी, इस बजट से उम्मीदें तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो जो उम्मीदें, चूंकि पूरा बजट पढ़ा जाता है और बहुत सी चीजें तो आम लोगों को बाद में समझ में आती हैं, जिस तरीके से बजट की बातें रहती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती है और आप जैसे एक्सपर्ट्स की हमें मदद लेनी होती है कि बजट में क्या खास है, ये कैसे फायदेमंद होगा या फिर इससे कैसे लोगों को नुकसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये बुनियादी चीजें हैं, टैक्स कम हो जाए, महंगाई कम हो जाए, रोजगार के साधन ज्यादा यहाँ पर जुटाए जाए, जो बजट है घर का वो कैसे बिगड़े नहीं। प्रदीप अग्रवाल भी हमारे साथ में हैं, सीएमडी हैं सिग्नेचर ग्लोबल से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मुकेश जी पहले आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। ये तो हमेशा के मुद्दा रहा है कि महंगाई घट जाए, टैक्स भी घट जाए, बट बेसिकली हमें फोकस करना है हमारी इनकम कैसे बढ़े। महंगाई रहेगी और महंगाई रहना अच्छा भी है। हमने कई कंट्री में देखा जहाँ पे महंगाई बहुत कम हो गई या डिफ्लेशन हो गया तो वहाँ पे अलग तरह की प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो हमें इनकम कैसे बढ़ानी है, इनकम कैसे बढ़ेगी, उसके लिए स्किल डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें, सरकारी लोगों के बस का नहीं है जिस तरह से वो फॉर्मुलेट करते हैं। स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है आप मुकेश, लेकिन मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं, सीएमडी सिग्नेचर ग्लोबल ग्रुप। प्रदीप जी, व्यापारी वर्ग को आज क्या उम्मीदें हैं पेश होने वाले बजट से? प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक, कोशिश करते हैं एक बार फिर से कनेक्ट करने की। अलग अलग वर्गों की अलग अलग उम्मीद है और देखिए थोड़ी देर का इंतजार और करना है, फिर डिजिटल पिटारे से निर्मला सीतारमण के क्या निकलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वैभव जी, मुकेश जी ने जिक्र किया स्किल डेवलपमेंट का, क्या आपको भी लगता है कि स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है? उसके बाद ही सभी क्षेत्रों में काम हो सकता है, उसके बाद ही इनकम भी बढ़ सकती है, टैक्स कलेक्शन भी सरकार का बढ़ सकता है। आई थिंक स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्किल्ड वर्कफोर्स की शॉर्टेज है। जो अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, स्किल्ड वर्कफोर्स की शॉर्टेज है, ये बात पूरी सही है। बट क्या आज व्यापारी के पास एडिक्वेट इंसेंटिव है नया व्यापार करने के लिए? इंसॉल्वेंसी लॉ उसको रिस्क लेने नहीं देता, पर्सनल गारंटीज उसे रिस्क लेने नहीं देती। एमएसएमई जो मध्यम वर्ग का बिजनेसमैन है, वो जीएसटी डिमोनेटाइजेशन की मार से अभी पूरी तरह उभर नहीं पाया है, उसको क्या दे रही है सरकार, इस पे बहुत बड़ी नज़र हमारी रहनी चाहिए। सरकार डेफिनेटली कुछ ज़रूर करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 272 के जादुई आंकड़े से नीचे रह जाने के बाद थोड़ा जागना चाहिए सरकार को कि हमें भी देशवासियों के विषय में कुछ सोचना चाहिए। यानी जो नाराजगी है वो दूर करने का वक्त अब आ गया है। पिछले 10 साल में जो नहीं हुआ वो अब 11वें साल में होना चाहिए। मोदी सरकार 3.0 के बजट पर उम्मीदें सबसे ज्यादा आम वर्ग की टिकी हुई हैं, मध्यम वर्ग की टिकी हुई हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा उम्मीद में है। प्रदीप अग्रवाल जी, किस तरीके की उम्मीदें आज के बजट से होनी चाहिए और क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो बड़े फैसलों में नजर आएंगे बजट में? तो देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है 2047 विकसित भारत बनाने का है। आप ये देखिए, विकसित भारत का मतलब है कि हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए। तो उसमें रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी और
अगर मैं एक कंज्यूमर के एंगल से भी देखूं, होम बायर के एंगल से भी देखूं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के बजट में मुझे लगता है ऑनरेबल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पिटारे में ज़रूर होनी चाहिए। खास करके जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनको जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम का जो बेनिफिट मिलता था 2022 से पहले, वो अभी लगभग 2 साल से बंद है, उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। और एक जो सेक्शन 24 के अंतर्गत इंटरेस्ट होम लोन पर मिलने वाली जो रिबेट है 2 लाख रुपए, वो लास्ट 5 साल से 2 लाख रुपए पर ही स्टेबल है। मुझे लगता है उसको बढ़ाकर कम से कम 5 लाख करना चाहिए। और इससे भी और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर मुझे लगता है फर्स्ट टाइम होम बायर जो है उसके ऊपर लगने वाली जो स्टैम्प ड्यूटी है उसको एग्जेम्प्ट करना चाहिए। अभी आपने लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की बात की। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई सफ़रर है जो पहली बार अपना घर नहीं खरीद पा रहा है, वही एक तबका है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। बिल्कुल। मैं और उम्मीद कर रहा हूं प्रधानमंत्री आज, आवास योजना जो का फाइनेंस दायरा भी मिनिस्टर बढ़ाए हैं, उनके जाने की पिटारे बात में इस जरूर कुछ ना बजट कुछ में ऐसी की चीजें जा रही है। प्रदीप जी आप बने रहिए, सागर जी भी हमारे साथ हैं। सागर जी, इससे पहले हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। एमएसएमई सेक्टर जो कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा डाउन गया है, अब क्या लगता है एक बूम की जरूरत है, इसको बूस्टअप करने के लिए सरकार क्या कोई बड़ा फैसला ले सकती है या लिया जाना चाहिए, आपको लगता है? मैं एक बार सवाल आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। मैं एमएसएमई सेक्टर का जिक्र कर रही हूं। मैं कोविड के बाद बहुत ज्यादा मार पड़ी एमएसएमई सेक्टर पर भी। जो पहले से कंपनीज कुछ चल रही थी वो बंद हो गई या फिर बहुत ज्यादा नीचे आ गई। ऐसे में एमएसएमई सेक्टर में बूम कितना जरूरी है? एमएसएमई सेक्टर में देखिए ज़रूरत तो है, क्योंकि ये ओवरऑल ग्रोथ पर काम करती है। क्योंकि चीज़ें अगर इधर बढ़ेंगी तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ वहाँ नहीं होगा, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पर होता है। और मुझे लग रहा है कि बजट में ना सिर्फ टैक्स और एमएसएमई सिर्फ यहाँ तक बातें सीमित नहीं हैं, इसके बियॉन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम ये भी सरकार से पूछ सकते हैं कि बजट में जो आने वाला है उस पर इंफ्रा पर कितना बजट आ रहा है, क्योंकि इंफ्रा एक ऐसी चीज़ है जिस पर सरकार का फोकस रहा है। लेकिन हमें ये भी जानना है सरकार से कि इंफ्रा पर और ज़्यादा कितना काम हो रहा है, ताकि टैक्स का चलो ठीक है कि सीधा हमें फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अगर इंफ्रा जैसी चीज़ डेवलप होती है तो उससे भी हमारे को राहत मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सड़क अगर अच्छी बन रही है, मान लो कभी पेट्रोल की कीमत 50 रुपये थी और सड़क खराब थे, आज के समय में पेट्रोल 100 रुपये है और सड़क अगर अच्छे हैं और मेरी गाड़ी का माइलेज उस वक्त भी वही था अभी भी है, तो मेरा ओवरऑल एक्सपेंस बराबर हो गया है। क्योंकि उतना ही सड़क को चलने पर, उतना ही सड़क को कवर करने पर जितना तेल उस वक्त खर्च हो रहा था उसका आधा भी खर्च हो रहा है, क्योंकि सड़क अच्छी बन गई है। इसी तरीके से ईवी की बात करें, इसी तरीके से अलग अलग क्या कहते हैं सोलर एनर्जी पर बात करें, तो ये सब का फायदा आम आदमी को मिलता है। इससे पहले भी आप कह रहे थे कि बजट को लेकर एक पेशेंस वाली स्थिति आम लोगों में होनी चाहिए, और पेशेंस के साथ